So people, welcome back to another important video of Indian Partnership Act यूनिट नंबर 1। इस वीडियो में अपन यूनिट नंबर 1 को सुपर फास्ट वे में पूरा रिवाइज करके निकालेंगे। इसके बाद में मंडे तक यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 भी अपलोड कर दूंगी। पूरे पार्टनरशिप एक्ट को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कम से कम टाइम में रिवाइज करेंगे, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और ये वीडियो को देखने के बाद ना कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से पढ़ाऊंगी। मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, मतलब कुछ भी स्किप नहीं करूंगी, हर एक चीज को कवर करूंगी। लेकिन मैंने क्या किया है, मॉड्यूल को ना थोड़ा सा पीडीएफ को एडिट किया है, जो जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में कवर है। आरटीपी, एमटीपी, जो भी सजेस्टेड आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में कवर है। आप कॉन्फिडेंटली इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस पीडीएफ को जरूर फॉलो करना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, तो जो जो पॉइंट्स मैंने तुमको यहाँ पे बताए हैं उतने पॉइंट्स लिख के आ जाओ, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इस पीडीएफ में कवर किया है। बस इसको पढ़ो, मैंने एकदम सिंप्लीफाई में बताया है, आपको इजी भी लगेगा, आपको याद भी रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। बस इतना करके जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो फटाफट से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि अपने को कम से कम टाइम में सारे पॉइंट्स को रिवाइज करके निकालना है। और हाँ, मैंने क्या किया है, पीडीएफ के साइड में ना इंस्टीट्यूट ना पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछती उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ये पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। एग्जांपल, एसेंशियल एलिमेंट्स पे किस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, वो यहाँ पे दे दिया, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक पे इंस्टीट्यूट ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसको भी एक बार देख लेना, आपको आइडिया जाएगी। और मैं पढ़ाऊंगी उस हिसाब से ही, मैं तुमको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टाइप पढ़ाऊंगी कि यार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन वीडियो को ना ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते, बिजनेस करते, प्रॉफिट कमाते और जिसमें म्यूचुअल एजेंसी रहती है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना, बिजनेस करते, प्रॉफिट कमाते और जहां पे म्यूचुअल एजेंसी रहती है उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द profits of the business carried on by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। आगे समझाऊंगी म्यूचुअल एजेंसी क्या रहता है, अभी बस डेफिनेशन को समझ लो, इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, एग्जांपल समझ के चलो कि ये चार पार्टनर है, ये सीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकी पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे हर एक पर्सन को पार्टनर बोला जाता है और कलेक्टिवली सबको फर्म बोला जाता है। और जो नाम के अंदर ये बिजनेस करते हैं ना उसको फर्म नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्म नेम। वो सेम चीज यहाँ पे दिए इंट्रोडक्शन में, देखो कि हर एक पर्सन को क्या बोला जाता है? पार्टनर बोला जाता है, और कलेक्टिवली सबको क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। जिस नाम के अंदर वो बिजनेस करते हैं उसको फर्म नेम बोला जाता है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब अपने को पहचानना है कि अरे पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है क्या, तो ये सारी चीजें, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। देखो, पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के लिए कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। अगर एक पर्सन ओपन कर रहा है ना, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए दो पर्सन तो होना चाहिए। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ऐसा व्यक्ति जो लॉ की नजर में पर्सन है, बस वही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। मैम इसका मतलब क्या है? बेटा तुम और मैं, क्या अपन पर्सन है क्या? यस मैम, अपन तो पर्सन है, अपन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी भी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो लॉ की नजर में पर्सन नहीं है। तो बच्चों ये बात याद रखो, अच्छे से सुन लो। तो बेटा ये बात याद रख लो, ये बात अच्छे से सुन लो कि एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों? बिकॉज इट इज not recognized by law, because of this point. So therefore a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot become a partner. देखो, cannot become a partner. I hope this is very much clear to you कि मैम पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम दो लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो ही पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट इज अ एसेंशियल एलिमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट मतलब जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, उसको अग्रीमेंट बोलते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्या ये अग्रीमेंट रिटर्न में होनी चाहिए क्या? नहीं, अपना लॉ बोलता है चाहे तुम ओरली बनाओ चाहे रिटर्न वे में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, हमको बस अग्रीमेंट चाहिए। मतलब पार्टनर्स बातचीत करके भी टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं या फिर रिटर्न तरीके से भी बता सकते हैं, दोनों चलता। और ना जो अग्रीमेंट रहती है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, एन अग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइजेस मे बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड।
एक्सप्रेस का मतलब होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है राइटिंग में या फिर बातचीत करके अगर उन्होंने टर्म्स डिसाइड किया उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। इंपेड का मतलब क्या होता है? इंपेड मतलब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब कुछ एक्शन के थ्रू। एग्जांपल समझ के चलो कि पार्टनरशिप फर्म ने ना ऐसे डिसाइड नहीं किया, कहीं लिख के नहीं लिया, लेकिन ना उनका ना कंडक्ट है, उनका हमेशा की प्रथा है, वो क्या करते हैं पार्टनरशिप फर्म में सबको सैलरी देते, सबको रेम्युनरेशन देते। तो ये क्या है? ये एक इंप्लाइड अग्रीमेंट हो जाएंगी। मतलब उन्होंने कहीं पे लिख के नहीं लिया कि अपन सबको सैलरी देंगे, लेकिन उनकी फर्म की प्रथा है, वो हमेशा दे देते आए। तो सबको अगर सैलरी हमेशा से मिलती है, अगर वो हमेशा देते हैं, मतलब ये क्या हो गया? ये तो इम्प्लाइड अग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब मैम जो अग्रीमेंट रहती है वो ओरल भी रह सकती, वो रिटर्न भी रह सकती, मतलब वो एक्सप्रेस भी रह सकती, और कभी कभी जो टर्म्स है ना वो इम्प्लाइड भी रह सकते हैं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रथा चलते आ रही है वो आगे भी चल सकती है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज बिजनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे इंस्टीट्यूट दे सकती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कि पार्टनरशिप फर्म अगर तुमको ओपन करना है ना तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। अगर तुमको दान करना है, धर्म करना है, चैरिटेबल कुछ काम करना है तो तुम पार्टनरशिप फर्म ओपन नहीं कर सकते। अगर तुमको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। ये पॉइंट ना इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड बना के देती है। देखो यहाँ पे है, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इन अ पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछती है, इस पॉइंट को दिमाग में रख लो। मैं तुमको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, जहां जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है ना मैं तुमको बार बार रिपीट करूंगी, तो जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो कि देखो जो पार्टनरशिप फर्म रहती है वो हमेशा बिजनेस करने के लिए बनती है। एंड पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस इज ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड मतलब माल खरीदना और बेचना, प्रोफेशन मतलब सीए जो सर्विस देता है, जो डिग्री लेने के बाद डॉक्टर। ओके, सो दिस आर ऑल प्रोफेशन। उसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम करना जिससे पैसा मिल रहा है, जैसे कारपेंटर की सर्विस प्रोवाइड करना, कोई भी काम करना, दैट इज ऑक्यूपेशन। उसके बाद सेकेंडली द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन। वहां पे लिख लो एक्विजिशन ऑफ गेन मतलब पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। इसका मतलब मैम पार्टनरशिप फर्म हम जब भी ओपन कर सकते हैं जब अपना मोटिव है कि अपने को बिजनेस करना है और पैसा कमाना है। दो चीजों को याद रखना, एक तो बिजनेस करना है और एक तो पैसा कमाना है। बिजनेस करना है, पैसा कमाना है तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है, हर एक पार्टनर को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ही वो पार्टनरशिप फर्म है। जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रही मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। देखो, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है। ये चार पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, अगर ये चारों को प्रॉफिट मिलता है, इसको मिलता है 25%, इसको 25%, इसको 25%, इसको 25%, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन समझ के चलो सिर्फ इसको प्रॉफिट मिलता है और ये सबको सैलरी देता है, फिक्स सैलरी देता है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म है? नहीं, फिर ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर पूरा प्रॉफिट अकेला पर्सन ले रहा है, अकेला पार्टनर ले रहा है और बाकी को सिर्फ सैलरी दे रहा है, देन दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के लिए सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए। अच्छा मैम, आपने प्रॉफिट की तो बात कर लिया, अभी लॉस के बारे में क्या? लॉस भी क्या सबको डिवाइड करना चाहिए, सबको बियर करना चाहिए? ना, लॉ बोलता है नहीं, लॉस एक अकेला पर्सन भी, एक अकेला पार्टनर भी बियर कर सकता है। यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन है, प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए, लॉसेस के रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब मैम ये चार पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, अगर ये पार्टनर बोलती है कि पूरा लॉसेस मैं बियर करूंगी तो चलता? हाँ चलता। अगर ये बोलती है, खुद अग्री करती है कि पूरा जो भी लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म में मैं अकेली बियर करूंगी, तो अकेली ये बियर कर लेगी, फिर भी ये पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन प्रॉफिट तो यार सबको मिलना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सब में होना चाहिए, लॉसेस के रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है। इसलिए पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। देखो, बट एन अग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ओके, उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से देखो इंस्टीट्यूट इतना बड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकती है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे सकती है, इसको बाद में पीडीएफ में से पढ़ लेना, ठीक है? देखो कौन से पॉइंट के रिलेटेड है। कोनर्स हु शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। अगर एग्जांपल मैं, ठीक है, मेरी फ्रेंड है पूजा, मैं और पूजा हमने क्या किया, एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, हमने एक फ्लैट खरीदा, फिर हमने फ्लैट को रेंट पे दे दिया। हमको ना रेंट आता है और रेंट हमने क्या किया, आधा आधा डिवाइड कर लिया, इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिया। तो क्या ये हम दोनों पार्टनर्स हुए? क्या हम पार्टनर्स हुए? क्या अपना लॉ बोलता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नहीं है। अपन ने पहले पढ़ा था कि बिजनेस होना चाहिए। यार हम तो सिर्फ कोनर्स है, मतलब हमारा हिस्सा है उस फ्लैट में, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमने बस प्रॉपर्टी लिया, उसको रेंट पे दे दिया। सो देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन दिस केस। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे दो लोगों ने कोनर्स थे, वो उन्होंने फ्लैट लिया, उन्होंने बिल्डिंग लिया, फिर रेंट पे दिया, उनको रेंट आ रहा है, ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा वहां पे बोल देना नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस, सो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस होना जरूरी है। ये तो क्या है? ये तो सिर्फ कोनर्स है। क्या है? देखो कोनर्स, ऐसा कुछ वर्ड रहेगा, देखो
दे जॉइंटली परचेस्ड अ प्रॉपर्टी, तो कोनर्स रहेगा, तुमको वहां पे समझ में आ जाना चाहिए दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, दिस इज नॉट अ बिजनेस। ओके, सो पीपल दिस बोथ द पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगाया है तुम्हारे मॉड्यूल से लेके। ये दोनों पॉइंट पे ना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना के देती है, मैं तुमको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी। क्या है ये म्यूचुअल एजेंसी? मतलब अगर एक पार्टनर ने कुछ हरकतें किया, वो अच्छी चीजें भी कर सकता है, बुरी चीजें भी कर सकता है, जो वो करेगा ना सबको भुगतना पड़ेगा। अगर ये अच्छा काम कर रहा है ना तो फायदा सबको होगा, अगर ये बुरा काम कर रहा है ना नुकसान सबको होगा। मतलब एक पार्टनर कोई ट्रांजैक्शन करता है ना तो सबकी लायबिलिटी आ जाती है। एग्जाम्पल, ये वाले पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस के लिए लोन लिया बैंक से, 10 लाख का लोन लिया। अब जब इसने बिजनेस के लिए 10 लाख का लोन लिया तो जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो क्या सिर्फ इसको करना पड़ेगा क्या? अपना लॉ बोलता है नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में रहती है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब अगर एक पार्टनर ने भी कोई एक्टिविटी किया तो सारे लोग लाइबल हो जाएंगे। तो 10 लाख की जो लाइबिलिटी है, लोन की लाइबिलिटी है, सबको देना पड़ेगा। बाकी के पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते कि लोन तो तूने लिया था तो जा जाके तू बैंक को पैसा दे, ऐसा नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप फॉर्म में म्यूचुअल एजेंसी रहती है। इसका मतलब मैम अगर ये पार्टनर ने परचेस किया, क्रेडिट पे परचेस किया, उधारी पे परचेस किया, तो सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी। यस बेटा, सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी। पार्टनरशिप फॉर्म में म्यूचुअल एजेंसी रहती है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है तो सब लाइबल हो जाएंगे, सब लाइबल हो जाएंगे। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी एंड दिस इज business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, the business must be carried on by all of the partner or any one or more of the partners acting for all. This is a cardinal principle. cardinal मतलब important principle है। अगर अपने को पहचानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है क्या, तो सबसे पहले अपन म्यूचुअल एजेंसी चेक करते हैं। अपन सेम चीज पढ़ेंगे ट्रू टेस्ट में, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी इज अ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट। ओके, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है, देखो जब ये पार्टनर लोन लेता है बैंक से, लोन लेते टाइम ये एजेंट रहता है, बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल रहते हैं। ठीक है, वो काम कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब वो एजेंट है, बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल है। जब ये पार्टनर परचेज करती है बिजनेस के लिए तो उस टाइम पे ये एजेंट बन जाती है और बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या है, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है। क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट है। इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अपन सेम चीज आगे पढ़ने वाले हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन अगर आपने को पहचानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, अगर पहचानना है सबसे पहले चेक करो म्यूचुअल एजेंसी है क्या। अगर म्यूचुअल एजेंसी है ना मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है। म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर चेकिंग वेदर द पर्टिकुलर बिजनेस इज अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर तुमको पहचानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है तो उसकी टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग करने के लिए 3 कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। क्या अग्रीमेंट है, क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, क्या म्यूचुअल एजेंसी है क्या। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इसका मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है। अभी ना इस टॉपिक पे इंस्टीट्यूट किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकती है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ना रिपीटेडली इंस्टीट्यूट ने पूछा है आरटीपी में, एमटीपी में, 5 क्वेश्चन पेपर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, whether a group of person or is not a firm, whether a person is not a partner in a partnership firm. Explain the mode of determining the existence of partnership. Explain the mode of determining the existence of partnership. अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है इसका मतलब तुमको ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के तीनों पॉइंट लिख के आना पड़ेगा। और मैंने एकदम शॉर्ट में बनाया है, आपने अगर ये पॉइंट भी लिखा आपको जरूर मार्क्स मिल जाएंगे। समझना। फर्स्ट इज अग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए हमेशा अग्रीमेंट होनी चाहिए। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। स्टेटस मतलब रिलेशनशिप के थ्रू, लॉफुल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप के थ्रू कभी पार्टनरशिप नहीं बनती। एग्जांपल, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी 3 पार्टनर्स थे। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई तो क्या सीधा उसका जो बेटा है, जो मिस्टर ए का जो सन है, क्या वो सीधा पार्टनर बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी स्टेटस के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर नहीं बन सकता। यहाँ पे अग्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही मिस्टर ए की डेथ हो गई उसका बेटा, स्टेटस है उसका, उसके बेटे का, उसका बेटा स्टेटस के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। अगर उसके बेटे को पार्टनर बनना है तो बाकी पार्टनर के साथ अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप के थ्रू कभी पार्टनर नहीं बनते, यहाँ पे अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर बनते। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज पीपल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए तो ही अपन बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। ओके, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब इंपॉर्टेंट तो है, अपन चेक तो करते, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूसिव? कंक्लूसिव मतलब कंक्लूजन, मतलब फाइनल एविडेंस नहीं है।
ये क्या बोलना चाह रहे पता है, ये बोलना चाह रहे कि देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो अपन सोच सकते हैं क्या ये पार्टनरशिप फर्म है क्या, लेकिन ना फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे केसेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहती। मैम ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रहती फिर भी पार्टनरशिप फर्म नहीं रहती? देखो बेटा यहाँ पे 4 केसेस दिए हैं, यहाँ पे 4 केसेस दिए, ये 4 केसेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होती है फिर भी पार्टनरशिप फर्म नहीं रहती। ध्यान से हर एक का एग्जांपल समझाऊंगी, सुनना। फर्स्ट इज बाय लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। मनी लेंडर मतलब जो लोन देता है उसको मनी लेंडर बोलते हैं। एग्जांपल ध्यान से समझना। अभी ना देखो ये 2 पार्टनर्स रहते हैं, इनको ना पैसों की जरूरत रहती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये 2 पार्टनर्स जाते हैं मनी लेंडर के पास, एक बड़े बिजनेसमैन के पास लोन लेने के लिए। इन्होंने मनी लेंडर को बोला कि हमको 20 लाख का लोन चाहिए ताकि हमारे पार्टनरशिप फर्म का हम बिजनेस बढ़ा सके। तो ये बिजनेसमैन ने क्या बोला, मनी लेंडर ने क्या बोला, ठीक है मैं तुमको 20 लाख का लोन दे दूंगा लेकिन उसके बदले मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुमसे 15% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी पैसा तुम कमाओगे पार्टनरशिप फर्म से मुझे उसका 15% ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अगर कंडीशन मंजूर होंगी तो मैं तुमको 20 लाख का लोन दूंगा। नाउ व्हाट इज दिस, देखो यहाँ पे इस बिजनेसमैन को, इस मनी लेंडर को क्या मिल रहा है, मैम इसको तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, 15% का प्रॉफिट मिलेगा इसको। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप फर्म दिख रही है क्या, नहीं ये पार्टनर नहीं और ना ही ये पार्टनरशिप फर्म है, ये तो बस पैसा प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले ये 15% ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है यार लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। वही तो अपना लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ केसेस में बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज, इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है ना, मनी लेंडर पैसा देता है बिजनेस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही मतलब वो पार्टनर्स बन गए, वो पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, क्या होता है सैलरी। एग्जांपल समझना, अभी ना पार्टनर है, ठीक है ये पार्टनर है, इन्होंने क्या किया ना 2 मैनेजर को अपॉइंट किया बिजनेस को संभालने के लिए, 2 मैनेजर को अपॉइंट किया। मैनेजर क्या रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है। तो पार्टनर ने क्या किया, 2 मैनेजर को अपॉइंट किया बिजनेस को संभालने के लिए। इन्होंने क्या किया, ये पार्टनर ने मैनेजर को क्या बोला कि मैनेजर अगर तुमने बहुत अच्छा काम किया ना, अगर हमको दिख गया है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम तुम दोनों को 5% ऑफ प्रॉफिट देंगे, 5% ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन मैनेजर के साथ 5% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग की जा रही है एज ए रेम्यूनरेशन, एज ए सैलरी। लेकिन बच्चों देख के बताओ क्या ये पार्टनर बन जाएंगे क्या, नहीं मैम पार्टनर नहीं, वो तो बस मैनेजर है, वो बिजनेस को मैनेज करेंगे, वो एम्प्लॉय है बिजनेस के, वो पार्टनर नहीं है। वही तो अपना लॉ समझा रहा है, अगर सर्वेंट या फिर एजेंट को एज ए रेम्यूनरेशन अगर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है तो उनको पार्टनर नहीं माना जाता, दे आर नॉट अ पार्टनर, इन दिस केस दे आर दी मैनेजर्स, ओके। नेक्स्ट इज बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एज अ एन्युटी। विडो मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको विडो बोलते हैं। अभी समझना, 3 पार्टनर्स थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, देखो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अभी ना दोनों पार्टनर सोचते यार मिस्टर ए ने ना बहुत हार्डवर्क किया था, हमेशा शिद्दत से मेहनत करता था फर्म के लिए, अपन ने ना एज अ ग्रेटफुलनेस इसको कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या सोचा, मिस्टर ए की जो वाइफ है और जो इसका बच्चा है अपन क्या करेंगे, एज अ एन्युटी इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, इनको अपन 10% ऑफ प्रॉफिट देंगे। अब मुझे बताओ अगर बाकी के पार्टनर्स इसकी वाइफ को और इसके बच्चे को 10% ऑफ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो क्या जो पार्टनर की वाइफ है मतलब विडो है और ये चाइल्ड है, क्या वो पार्टनर है क्या, नहीं वो पार्टनर नहीं है, दे आर नॉट अ पार्टनर एंड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। वो तो एज अ ग्रेटफुलनेस एज अ एन्युटी शेयर कर रहे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे, आर यू गेटिंग, सो दिस इज नॉट अ पार्टनर, सो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, वो बस क्या कर रहे हैं एज ए एन्युटी शेयर कर रहे हैं। लास्ट केस इज पीपल बाय अ प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयरऑफ डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। अभी देखो प्रीवियस ओनर, अभी एग्जांपल समझ के चलो, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, हमारी ना पार्टनरशिप फर्म थी, हम बहुत सालों से ना बिजनेस चला रहे थे, सीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने ना हमारा बिजनेस सेल कर दिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म सेल कर दिया ये न्यू पार्टनर्स को, हमने बिजनेस सेल कर दिया। जब भी हम बहुत साल से बिजनेस चला रहे तो हमारी कुछ तो बिजनेस की गुडविल रहेगी ना, कुछ तो रेपुटेशन रहेगी ना, तो क्या होता है जब अपन बिजनेस किसी को सेल करते ना तो जो न्यू ओनर रहते ना वो गुडविल का पेमेंट करते, वो रेपुटेशन का पेमेंट करते, ठीक है। अब हमने ना बहुत सालों से बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, हमने अपना हमारा बिजनेस सेल कर दिया ये पार्टनर को, तो बदले में ये क्या देंगे, मैम बदले में ना ये आपको रेपुटेशन का अमाउंट देंगे, गुडविल का अमाउंट देंगे। तो पता है हमने इनको क्या बोला, हमने न्यू ओनर को बोला कि हमको रेपुटेशन का अमाउंट मत दो, हमको गुडविल का अमाउंट मत दो, तुम क्या करो, तुम बिजनेस को कंटिन्यू करो और तुम्हारा बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा ना हमको चाहिए 20% ऑफ प्रॉफिट, हमको 20% ऑफ प्रॉफिट चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे न्यू ओनर हमको ओल्ड ओनर को एज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दे रहे, एज अ गुडविल का अमाउंट दे रहे, 20% ऑफ प्रॉफिट दे
रहे। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, क्या हम पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं मैम, आप पार्टनर नहीं हो। पार्टनर तो बस ये चारों है, आप पार्टनर नहीं हो। वो तो बस आपको एज अ गुडविल का पेमेंट कर रहे, एज अ गुडविल का पेमेंट कर रहे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे, लेकिन गुडविल का पेमेंट कर रहे, एज अ प्रॉफिट का पेमेंट नहीं कर रहे। सो दिस इज व्हाट लॉ इज ट्राइंग टू टेल कि देखो अगर प्रीवियस ओनर को कुछ पैसा मिलता है एज अ कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुडविल, अगर प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इसको मत समझना कि ये पार्टनरशिप फर्म है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन दिस केस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो मैम फिर कैसे समझ में आएगा? फिर यहाँ पे बोला गया है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स सच एज रिटन और वर्बल अग्रीमेंट, रियल इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये डिपेंड करेगा केस टू केस पे, प्रॉपरली अग्रीमेंट को समझा जाएगा कि इस केस में सही में पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है। तो रियल इंटेंशन देखा जाएगा, एक्शन ऑफ द पार्टीज देखा जाएगा, हर चीज को प्रॉपरली चेक किया जाएगा और समझा जाएगा कि ये केस में पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, कि ये चारों केसेस में आ जाएगा या फिर वो पार्टनरशिप फर्म में, ऐसा चेक किया जाएगा। कहां से? अग्रीमेंट से चेक किया जाएगा, रियल इंटेंशन चेक किया जाएगा। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड द लास्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब मैंने पढ़ लिया था म्यूचुअल एजेंसी क्या रहता है। मतलब मैम म्यूचुअल एजेंसी मतलब अगर एक पार्टनर कोई हरकतें करता है ना, कोई ट्रांजेक्शन करता है ना, तो सब लाइबल हो जाते, सब लाइबल हो जाते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स क्या रहते हैं, प्रिंसिपल भी रहते हैं, एजेंट भी रहते हैं, सेम चीज यहाँ पे दी है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली गई है, देखो, existence of mutual agency which is a cardinal principle of partnership law, it is very much helpful in reaching a conclusion in this regard। देखो conclusion in this regard मतलब बोला गया है क्लियर कट वे में, म्यूचुअल एजेंसी अगर कोई बिजनेस में है इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन मतलब ये फाइनल वाला कंडीशन माना गया। अगर कोई बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी है ना, तो अपन सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये पार्टनरशिप फर्म ही है, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कंक्लूड हो गया, कहां से? म्यूचुअल एजेंसी से कंक्लूड हो जाएगा। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, जो पॉइंट अपने ऊपर पढ़ा था। अगर एग्जाम्पल ये पार्टनर लोन ले रहा है, तो जो लोन ले रहा है वो अभी के लिए एजेंट है और बाकी लोग क्या है, प्रिंसिपल है। ये पार्टनर क्या कर रही है, परचेज कर रही है, तो उस वक्त के लिए क्या है, एजेंट है, बाकी के पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल है। तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है। ओके, अपन ये चीज समझ लिया। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर। बाइंड्स मतलब जिम्मेदारी आ जाएगी। अगर कोई एक पार्टनर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाएगी। अपन ने सेम चीज पढ़ लिया। आई होप पीपल ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी मच क्लियर टू यू। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया है उतने पॉइंट्स करके चले जाओ, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। और असेंशियल एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अभी देखो, नेक्स्ट इज पीपल पार्टनरशिप डीड। देखो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अग्रीमेंट एक तो बातचीत करके भी कर सकते हैं, मतलब ओरली भी कर सकते हैं, फॉर्म्ड वर्बली, और रिटन तरीके से भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारी अग्रीमेंट रिटन तरीके से बनी है, अगर तुम्हारी अग्रीमेंट रिटन तरीके से बनी है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अग्रीमेंट में क्या रहता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड प्रॉपरली स्टैंप होती है एज पर द स्टैंप एक्ट 1899। अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, जैसे कि जमीन, जैसे कि बिल्डिंग, अगर तुम्हारे फॉर्म में जमीन, बिल्डिंग, अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो तुम्हारी जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रॉपरली स्टैंप होनी चाहिए, प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली रिटन वे में होनी चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी स्टैम्प, मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर तुम्हारे फॉर्म में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी रह सकती, देखो ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अपने हिसाब से तुम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पहली बात तो यार फर्म का नाम बताना पड़ेगा, सही बात है। उसके बाद सारे पार्टनर्स का नाम बताना पड़ेगा, फिर तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। तुमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग डेट ऑफ द बिजनेस बताना पड़ेगा। ड्यूरेशन, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि पार्टनरशिप फर्म कब तक बिजनेस करेगी, 5 साल बिजनेस करेगी, 6 साल बिजनेस करेगी, तो ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है हर एक पार्टनर का, जितना भी उन्होंने कैपिटल लाया है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, जितना भी कैपिटल लाया है उसको भी प्रॉपरली एग्रीमेंट में बता दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो। उसके बाद एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कैसा होगा पार्टनरशिप फर्म में, उसके भी रूल्स बताना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, हर चीज प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स, ओके, रूल्स।
सो रूल्स रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सारे पार्टनर्स के अकाउंट्स कैसे क्लोज किए जाएंगे, कैसे सेटल किए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स बता दो। प्रोविजंस फॉर सैलरीज और कमीशन, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर सारे पार्टनर्स को अगर सैलरीज दे रही है तो कितनी सैलरीज देगी, कमीशन कितना देगी, कितना परसेंटेज रहेगा, क्या कंपलसरी है कि नहीं है, हर चीज को प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, चोरी करता है, अगर ड्यूटी को नहीं निभाता है, अगर उसको पार्टनरशिप फर्म से निकालना है, एक्सपल्जन मतलब बाहर निकाल देना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स है वो भी बताना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये नॉर्मल अपने को पॉइंट्स बता रहे कि देखो तो तुम्हारी अग्रीमेंट में तुम ये पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट को इंक्लूड कर सकती है, ये बस तुमको एग्जांपल बता रहे कि नाम बता दो, बिजनेस बता दो, पार्टनर के नाम बता दो, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट बता दो, ड्यूरेशन बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बता दो, ड्राइंग बता दो, प्रॉफिट एंड रेशियो बता दो, अमाउंट ऑफ कैपिटल बता दो, प्रोविजन बता दो कि अकाउंट कैसे सेटल करोगे, प्रोविजन बताओ कि एक्सपल्जन के क्या क्या रूल्स रहेंगे। इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं पार्टनरशिप डीड के। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें बहुत इजी था, ये इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। नेक्स्ट इज पीपल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। इंस्टीट्यूट सीधा पूछ सकती है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर पूछ सकती सीधा व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड रेट, दो मार्क के लिए पूछ सकती है, तो ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप एट विल, फर्स्ट क्या है, पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा, मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की इच्छा से स्टार्ट हुई है, तो बंद कैसे होगी मैम, बंद भी पार्टनर की इच्छा से होगी ना, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, यहाँ पे पार्टनर्स की इच्छा से बंद होगी। पार्टनर की इच्छा से बंद होगी मतलब इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा, राइट, यही रहेगा इसका लॉजिक। तो देखो पार्टनरशिप एट विल क्या है, इज अ पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कब तक बिजनेस करेगी उसका कोई ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है, एंड देयर इज नो प्रोविजन, प्रोविजन मतलब रूल डिसाइडेड नहीं है, मेड एज टू द डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब तक बिजनेस करेगी, कैसे क्लोज होगी, उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स बनाए नहीं गए हैं। दैट इज पार्टनरशिप एट विल। सिंपल सी भाषा में पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनर्स की इच्छा से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनर्स की इच्छा से बिजनेस को बंद कर देंगे, जब उनको लगेगा तब करेंगे। उन्होंने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया कि हम 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। दैट इज पार्टनरशिप एट विल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाले टॉपिक में क्या है, देखो, अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स, दैट इज इंटेंशन टू डिसॉल्व दी सेम। मतलब पार्टनरशिप एट विल में देखो होता क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, तो यहाँ पे मिस्टर ए ना बाकी 2 पार्टनर को नोटिस भी दे सकता कि मुझे पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन करवाना है। मतलब मैम अगर एक पार्टनर ने नोटिस दिया बाकी पार्टनर को पार्टनरशिप एट विल में कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? यस बेटा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये क्या है, पार्टनरशिप एट विल है, मतलब पार्टनर्स की इच्छा पे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। वो नोटिस दे देगा बाकी पार्टनर को और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो मैम अगर बाकी के 2 पार्टनर को कंटिन्यू करना है तो बेटा यहाँ पे तो ये फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी, फिर वो क्या कर सकते हैं, दूसरी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं, उनको दूसरा करना पड़ेगा, दूसरी अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, दूसरी फर्म ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक पार्टनर ने नोटिस दिया ना, सीधा डिसॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए ये खास बात किसमें है, पार्टनरशिप एट विल में है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड रेट। वेरी सिंपल, अगर पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, तो जो भी उन्होंने पीरियड डिसाइड किया है उस पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करेगी। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे वो पीरियड खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। सो वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। सच अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। मैम अगर पार्टनरशिप फर्म को बाद में भी अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो पार्टनरशिप फर्म ने सोचा था कि हम 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, अगर उन्होंने सोचा बाद में कि हमको और कंटिन्यू करना है, तो बेटा वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी मना ही नहीं है। लेकिन बाद में क्या मानी जाएगी, वो बाद में मानी जाएगी पार्टनरशिप एट विल, मतलब उसके बाद ना पार्टनर्स की इच्छा से पार्टनरशिप कभी भी बंद हो सकती है, ठीक है। तो फिक्स पीरियड के लिए अगर डिसाइड किया, फिक्स पीरियड के लिए हो जाएगी, बाद में डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनर को कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या मानी जाएगी, वो बाद में पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि फिक्स पीरियड तो ऑलरेडी हो गया, फिक्स पीरियड तो ऑलरेडी हो गया, ओके। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म बनी है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे वर्ड क्या है देखो, प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। यहाँ पे क्या है, एडवेंचर वर्ड यूज हुआ है। अगर पार्टनरशिप फर्म बनी है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल समझो, एक पार्टनरशिप फर्म बनी थी कि वो 10 रो हाउसेस बनाएंगी, वो क्या करेगी, 10 रो हाउसेस बनाएंगी। तो ये क्या है, ये इनका सिंगल एडवेंचर है, ये इनका सिंगल प्रोजेक्ट है। जैसे ही 10 रो हाउसेस
प्रोसेस बन जाएंगे, जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मैम अगर बाद में वो कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी पार्टनरशिप एट विल। क्या मानी जाएगी? पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी, अगर बाद में भी कंटिन्यू करती है तो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज है। सो where a person becomes a partner with another person in a particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership. Now what do you mean by adventure? मतलब particular project के लिए। okay, next is general partnership। बहुत सिंपल है। जनरल पार्टनरशिप मतलब जो जनरल बिजनेस करने के लिए बनी है, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम भी डिसाइडेड नहीं है, ऐसा कोई फिक्स टाइम भी डिसाइडेड नहीं है, ना ही कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। ये तो नॉर्मली जनरली बिजनेस करने के लिए बनी है और जो कंटिन्यूअस करते ही रहेगी, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। सो where a partnership is constituted with the respect to the business in general, it is called general partnership। ना ही फिक्स पीरियड के लिए बनी है, ना ही कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, ये बस अपना बिजनेस करती रहेंगी। तो बच्चों अपन ने क्या पढ़ा? मैम अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप एट विल, मतलब पार्टनर्स की इच्छा से बनी है, बंद भी पार्टनर्स की इच्छा से होगी। फिर फिक्स पार्टनरशिप मतलब फिक्स पीरियड के लिए बनी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, एंड द लास्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप, जो जनरल बिजनेस करती रहेगी, ना ही जिसमें फिक्स टाइम डिसाइडेड है, ना ही कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। सो दिस आर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब इसको समझना बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है? फर्स्ट इज एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिवली बिजनेस में मैनेज करता है, हर एक चीज को परचेज करता है, सेल करता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक का लोन का रिपेमेंट देखता है, हर चीज देखता है। एक्टिव पार्टनर को ना सारे थर्ड पार्टीज जानते हैं, उसको कस्टमर जानते हैं, सप्लायर जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव पार्टनर ना बिजनेस को अच्छे से मैनेज करता है, एक्टिवली मैनेज करता है, इसलिए पे बोला गया है he act as an agent for other partners for all the act done in the ordinary course of business. Okay, and next is in the event of his retirement he must give a public notice in order to absolve himself of liabilities for the act of other partners done after his retirement। यहाँ पे एक्टिव पार्टनर को कंपलसरीली पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है। पब्लिक नोटिस मतलब पब्लिक को जानकारी देना कि देखो मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि बेटा एक्टिव पार्टनर को ना थर्ड पार्टीज जानते हैं, उसको कस्टमर जानते हैं, उसको सप्लायर जानते हैं। तो अगर एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए ना, सबको जानकारी देना चाहिए कि देखो मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज अ इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है एक्टिव पार्टनर को कंपलसरीली पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा ना, उसकी लाइबिलिटीज रहेगी फर्म छोड़ने के बाद भी। इसलिए यहाँ पे कंपल्शन किया गया है कि एक्टिव पार्टनर को ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, मींस इट्स अ कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो कुछ काम का नहीं है, बहुत लेजी है, कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, बिजनेस में कभी आता नहीं, कभी ऑफिस में नहीं आता, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो मैम अगर ये बिजनेस में नहीं आता तो क्या प्रॉफिट शेयर करता? हाँ प्रॉफिट शेयर करता। कैपिटल दिया है क्या? हाँ कैपिटल भी दिया है। थर्ड पार्टी को लाइबल रहता क्या? थर्ड पार्टी को भी लाइबल रहता। सिर्फ वो बिजनेस में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, दैट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर ये बिजनेस में कभी आता ही नहीं, एक्टिवली मैनेज नहीं करता, तो क्या इसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी रहेगा क्या? मैम नहीं रहेगा। इसको कोई थर्ड पार्टी नहीं जानते, इसको कस्टमर नहीं जानते, इसको सप्लायर नहीं जानते, तो क्यों पब्लिक नोटिस देने की जरूरत रहेगी? यहाँ पे सेम चीज बोला है, they are however not required to give public notice ऑफ देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। क्यों? क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? ओके, एंड नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। अभी समझना, नॉमिनल पार्टनर मतलब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ऐसा पार्टनर जो अपना नेम प्रोवाइड करता है, नेम प्रोवाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज नॉमिनल पार्टनर, मतलब ऐसा पार्टनर जो अपना नेम प्रोवाइड करता है। ऐसे याद रखो, नॉमिनल मतलब जो अपना नेम प्रोवाइड करता है, जो अपना नाम प्रोवाइड करता है। मैम नाम प्रोवाइड करना मतलब अपनी रेपुटेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? रेपुटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये प्रॉफिट शेयर करता है? क्या ये कैपिटल लाता है? कुछ नहीं करता। ना ही प्रॉफिट शेयर करता है, ना ही कैपिटल लाता है, ना ही बिजनेस को मैनेज करता है, कुछ नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? अपना नाम प्रोवाइड करता है, मतलब रेपुटेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो थर्ड पार्टी को लाइबल रहेगा? हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि देखो, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता, नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म, मतलब कैपिटल भी नहीं लाता, नॉर ही टेक्स पार्ट इन द फर्म, मतलब बिजनेस को मैनेज भी नहीं करता। लेकिन he is however liable to third parties for all the acts of the firm, for all the acts of the firm वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझना,
अभी ना हम 3-4 फ्रेंड्स थे, हमारी सीए की फर्म थी, हम सीए की सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो निर्मला सीतारमण, ठीक है, अब निर्मला सीतारमण की सीए, ठीक है, हमने निर्मला सीतारमण को क्या बोला कि क्या आप हमारे फर्म में पार्टनर बनोगे? निर्मला सीतारमण बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती तुमको, और ना ही मैं इतना कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी तुम्हारे फर्म में। हमने बोला कि आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, ना ही आप प्रॉफिट शेयर करो, ना ही आप बिजनेस को मैनेज करो, आप बस आपका नाम दे दो, आप बस आपका नाम दे दो। अगर आपकी रेपुटेशन हमारे फर्म में आ जाएगी ना, तो पूरा इंडिया हमको पहचानने लग जाएगा, और पूरे इंडिया के जो भी लोग हैं हमारे पास आ जाएंगे, फिर हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने निर्मला सीतारमण का रेपुटेशन ले लिया, उसका नाम ले लिया। लेकिन क्या निर्मला सीतारमण थर्ड पार्टी को लायबल हो जाएगी क्या? अभी क्या हुआ, हमारी फर्म को ना बैंक लोन की जरूरत थी, तो हमने 50 लाख का लोन लिया एक बैंक से। अभी बैंक वालों ने क्यों लोन दिया? बैंक वालों को लगता है यार निर्मला सीतारमण जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इस पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है, इतनी बड़ी पर्सन अगर इस पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है, हमारा पैसा थोड़ी ना डूबेगा। तो बैंक वालों ने हमको लोन दे दिया। तो अगर हमने बैंक लोन का पेमेंट नहीं किया, तो क्या निर्मला सीतारमण लाइबल हो जाएगी क्या? अपना लॉ बोलता है हो जाएगी। जो पार्टनर सिर्फ नाम भी प्रोवाइड करता है ना, वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाता है। इस केस में अगर हमने बैंक लोन का पेमेंट नहीं किया ना, लेकिन निर्मला सीतारमण तो हमारे फर्म के नॉमिनल पार्टनर है, उसने तो नाम दिया था, तो भाई ये भी लाइबल हो जाएगी थर्ड पार्टी को। इसको बैंक लोन का पेमेंट करना पड़ेगा अगर हमने नहीं किया है तो ये लाइबिलिटी आ जाती है नॉमिनल पार्टनर की। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नॉमिनल पार्टनर, एक वर्ड को याद रखो, एक वर्ड को याद रखो, नॉमिनल एन से स्टार्ट होता है, ये नाम प्रोवाइड करता है। क्या होता है? नाम प्रोवाइड करता है। ओके, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, देखो कितना स्मार्ट पार्टनर, यार कितना स्मार्ट है। मतलब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, मतलब वो बिजनेस में आ रहा है एक ही कंडीशन पे, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, मैं लॉसेस को बियर नहीं करूंगा। तो ये क्या है? बहुत ही स्मार्ट पार्टनर है। अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर अ प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली एंड इज आल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। ओके, नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर। जैसे अपना इनकमिंग कॉल आता है, इनकमिंग कॉल क्या रहता है? मतलब मैम अगर बाहर से कोई कॉल आए उसको इनकमिंग कॉल बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। मतलब जो फर्म ऑलरेडी है, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, मिस्टर डी भी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो इनकमिंग पार्टनर हो जाएगा। तो जो पार्टनर फर्म में आ रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है, उसको अपन इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। बच्चों, वो कब से लायबल रहेगा? मैम वो जो डेट से आ रहा है ना, उसके बाद वाली लायबिलिटी लायबल रहेगा, पहले क्यों रहेगा? पहले थोड़ी ना पार्टनर था। सेम चीज यहाँ पे दी है, यहाँ पे बोला गया है a person is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partner is known as incoming partner. Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission. देखो उसके पहले वाली लाइबिलिटी लाइबल नहीं रहेगा। आउटगोइंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर। A partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue to carry a business is known as retiring or outgoing partner. Such a partner remains liable to third parties for all the act of the firm until public नोटिस इज गिवन ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तब तक वो लायबल रहेगा। जैसे ही पब्लिक नोटिस दिया, बाद में लायबल नहीं रहेगा। अपने ऊपर ही देखा था यार, अपने तो ये भी देखा था कि एक्टिव पार्टनर को तो कंपलसरीली पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। वही तो बोल रहे वो, अगर एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, जब तक वो लायबल रहेगा। अगर पब्लिक नोटिस दे दिया, सब लोगों को जानकारी दे दिया कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, फिर बाद में वो लायबल नहीं रहेगा। एंड द लास्ट वन इज पीपल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28। इस पे ना इंस्टीट्यूट ना केस स्टडी बेस्ड बना के क्वेश्चन देती है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना। इंस्टीट्यूट ना ऐसे टाइप में पूछती है, देखो तुमको ना ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाना है, तुमको ना हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में ना इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछती है, ऐसा क्वेश्चन पूछती है। ऐसे क्वेश्चन को देख लो, ये एमटीपी आरटीपी में कवर है। एक क्वेश्चन भी देख लिया ना, तुमको ना तुरंत पता चलेगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया ना आसपास, तुमको आंसर कैसे करना है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख के जाओ। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करेगी। क्वालिटी मैटर करेगी कि आप कैसे क्वेश्चन देख रहे हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन देख के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट पे इतना बड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सीधा 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए समझना। व्हाट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल का मतलब होता है आपने जो एक बार बोल दिया, जो रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में मना मत करना, बाद में मना मत करना। लिख लो वहां पे पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या होता है? आपने जो एक बार बोल दिया, जो रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में मना मत करना, बाद में मुकरना मत, बाद में नहीं मत बोलना, दैट इज स्टॉपल। समझना। अब यहाँ पे होता क्या है, एकदम इंस्टीट्यूट स्टाइल वाले एग्जाम्पल में समझाऊंगी। जैसा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे केस स्टडी पेज बना के दिया है, उसी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें ना 2 से 3 पार्टनर थे। अभी वो पार्टनर का ना एक फ्रेंड था, ये एक फ्रेंड था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन वो ऐसे ही आता है फर्म में सारे पार्टनर से मिलने के लिए, उनके फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, ये फ्रेंड से रहते हैं उसके सारे पार्टनर्स। तो ना ये बिजनेसमैन क्या करता है, यहाँ पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? अगर ये बिजनेसमैन थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बताता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, हालांकि वो है नहीं,
या फिर इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, या फिर कोई और पार्टनर कर रहा है ना रिप्रेजेंट, तो वो करने दे रहा है। मतलब ये पार्टनर बोल रहा है, कि देखो ये जो है ना बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत फेमस बिजनेसमैन है पूरे इंडिया में, ये बिजनेसमैन हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन चुका है। अब ये ऐसे जानकारी दे रहा है थर्ड पार्टी को, और ये बस शांत है, मतलब क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करने दे रहा है। अपना लॉ बोलता है अगर कोई व्यक्ति खुद रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, या फिर किसी और को करने देता है थर्ड पार्टी को, तो वो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब ये है ये थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने झूठी बातें किया, एक तो उसने खुद रिप्रेजेंट किया या फिर किसी और को रिप्रेजेंट करने दिया। तो थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या बैठ गया, यार इतना बड़ा बिजनेसमैन इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उन पे ट्रस्ट ज्यादा हो गया इनका थर्ड पार्टी का। तो अपना लॉ बोलता है अगर थर्ड पार्टी ने इस बिजनेसमैन के भरोसे कभी पैसा दिया पार्टनरशिप फर्म को, कभी लोन दिया, कभी उधारी पे गुड्स दिया, तो क्या होगा, ये बिजनेसमैन लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी को। क्यों? क्योंकि उसने रिप्रेजेंट करने दिया। फिर से मेरी बात को समझना, अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, या फिर किसी और को करने देता है, तो वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, एग्जांपल समझ के चलो, ये पार्टनर ने रिप्रेजेंट किया कि देखो इतना फेमस बिजनेसमैन हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है, उसने क्या किया, सप्लायर को बताया, ठीक है, सप्लायर को बता दिया। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है ना, फिर सप्लायर से ना ये पार्टनर बोलता है कि हमको उधारी पे गुड्स दो, तो ना ये सप्लायर के दिमाग में आता है, यार इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मेरा पैसा थोड़ी ना डूबेगा। वो आराम से क्या करता है, उधारी पे गुड्स दे देता है 10-15 लाख रुपए के। तो क्या हुआ, मतलब इस सप्लायर ने इस बिजनेसमैन के भरोसे क्रेडिट पे गुड्स दिया, उधारी पे गुड्स दिया, तो क्या यह बिजनेसमैन लायबल हो जाएगा? क्या लायबल हो जाएगा? अपना लॉ बोलता है एक तो तुमने गलत रिप्रेजेंटेशन किया, या फिर तुमने किसी और को करने दिया, ये तो गलत हो गया ना यार, ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब दिस इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया है ना, एग्जैक्ट ना इसको बाय हार्ट लर्न कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ना, ये सेंटेंस मैंने खुद के मर्जी से नहीं डाला है, ये सेंटेंस मैंने आरटीपी एमटीपी से लिया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये सेंटेंस इंक्लूड हुआ है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट पे, तो ये सेंटेंस लिख के आ जाना, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और उसमें सेम सेंटेंस था सारे सजेस्टेड आंसर में, तो ये सेंटेंस करके चले जाओ। क्या है देखो, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, और मतलब वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, या फिर किसी और को रिप्रेजेंट करने दे रहा है, तो वो लाइबल हो जाएगा, इज लाइबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द फर्म। यहाँ पे सप्लायर ने क्या किया था, उधारी पे गुड्स दिया था इस बिजनेसमैन के भरोसे, whether a person representing himself or represented to be partner does or does not know that representation has reached the person so giving credit, तो वो लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैम इसका मतलब ये जो बिजनेसमैन है, ये जो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट है, ये थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। हाँ, ये थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा, और इस लाइन को प्रॉपर्ली लर्न कर लेना, ठीक है, इस लाइन को प्रॉपर्ली लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज पीपल एंड द लास्ट टॉपिक इज, एंड इट इज वेरी सिंपल, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी। बहुत सिंपल है, अगर तुमको डिफरेंस बिटवीन अगर पॉइंट याद करना है ना, फीचर्स को याद करो, कंपनी के फीचर्स याद करो, वो तो सबको ऑलमोस्ट याद रहता है। पहला फीचर क्या था वहां पे, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो देखो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है क्या? नहीं मैम, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ना सेम ही रहते हैं, लेकिन मेंबर और कंपनी क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इसलिए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। फीचर्स को याद करो। उसके बाद वाला फीचर क्या था मैम, पार्टनरशिप में ना अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन कंपनी में ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है ना तो लिमिटेड रहेगी। गारंटी वाली कंपनी है ना, तो जितनी गारंटी दिया है उतनी रहेगी। तो सेम चीज यहाँ पे दी है, इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में रहती है, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। इन केस ऑफ गारंटी कंपनी, जितनी गारंटी दी है, द अमाउंट फॉर विच दे हैव अग्रीड, मतलब जितनी गारंटी दी है उतनी लायबिलिटी रहेगी। उसके बाद और फीचर को याद करो मैम, एक परपेचुअल सक्सेशन वाला भी फीचर था। देखो ये एक पॉइंट आ गया, अ कंपनी एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन रहता है, मतलब कंपनी चलती ही रहती है, किसी के आने से और किसी के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो हो सकता है पार्टनरशिप फर्म सीधा डिसॉल्व हो जाए, बिजनेस को बंद कर दे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, ये भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन
रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं रहती है, पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती विदाउट रजिस्ट्रेशन। इनको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद समझना। उसके बाद और एक पॉइंट को समझ लो। देखो, इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर काम करता है वो एजेंट बन जाता है, मतलब बाकी पार्टनर की भी जिम्मेदारी आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी रहता है, सब पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाएगी अगर एक पार्टनर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो, क्योंकि वो एजेंट बन जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। मेंबर की वजह से वो कभी दूसरे कंपनी को या फिर दूसरे मेंबर को कभी भी बाइंड नहीं करता। सो अ मेंबर इज नॉट अ एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी, हिज एक्शन डू नॉट बाइंड आइदर। वो दूसरे मेंबर या फिर कंपनी बाइंड नहीं होती है, वो जिम्मेदार नहीं होती है। ऐसे पॉइंट्स को याद कर लो, तुमको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। फीचर्स को याद कर लो, रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट याद कर लो, ठीक है, तुमको आसानी से लर्न हो जाएगा। उसके बाद ना ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछती है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस। व्हाट इज दिस को ओनरशिप? अगर दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं उसको बोलते हैं को ओनरशिप। मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों मिलकर क्या किया, हमने प्रॉपर्टी खरीदा, जॉइंटली खरीदा, तो हम क्या बन गए, हम को ओनरशिप बन गए, ठीक है। सो पार्टनरशिप कैसे बनती है मैम? पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट के थ्रू बनती है। सो पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब अग्रीमेंट के थ्रू बनती है। लेकिन को ओनरशिप क्या होता है? को ओनरशिप ना कभी कभी अग्रीमेंट के थ्रू बनती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, और कभी कभी ना इनहेरिटेंस के थ्रू भी होती है। व्हाट इज दिस इनहेरिटेंस? अभी फादर ने क्या किया, फादर ने जो भी अपनी प्रॉपर्टी थी अपने बेटों को दे दिया। उनके दो बेटे थे, दोनों बेटों को 50-50% दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ, उन्होंने कोई परचेस नहीं किया प्रॉपर्टी, लेकिन सीधा फादर की प्रॉपर्टी उनके बेटे की प्रॉपर्टी बन गई। सो दिस इज थ्रू इनहेरिटेंस। तो को ओनरशिप कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, मतलब कभी कभी अग्रीमेंट के थ्रू बनती है, कभी कभी इनहेरिटेंस के थ्रू भी आ जाती है, लेकिन पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, मतलब हमेशा अग्रीमेंट के थ्रू बनती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म में शेयर है 20% का, तो वैसे आसानी से किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, दिस इज नॉट अलाउडेड। सबकी परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला बेटा जो है उसके पास जो 50% ऑफ प्रॉपर्टी आई, क्या वो अपने हिसाब से डिसीजन लेके प्रॉपर्टी को बेच सकता है? क्या बेच सकता है? क्यों? क्योंकि वो को ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका हिस्सा है वो 50%, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अ को ओनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो पहले वाले ओनर का है वो आराम से दूसरे वाले ओनर की परमिशन के बिना बेच सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट हैव बीन शेयर्ड। पार्टनरशिप फर्म में हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओनरशिप डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उनका जितना हिस्सा है प्रॉपर्टी का उतना वो एंजॉय करेंगे, अपने हिसाब से सेल कर देंगे, परचेस करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अपने मर्जी के मालिक है। लेकिन यहाँ पे अपने मर्जी के मालिक नहीं रहते, यहाँ पे मर्जी के मालिक नहीं रहते। यहाँ पे कोई पार्टनर ट्रांजेक्शन करता ना, सब बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे कोई बाइंड नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, अ पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, सारे पार्टनर की जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं रहता। अ को-ओनर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकता है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक फादर ने 50% ऑफ प्रॉपर्टी बड़े वाले बेटे को दिया, 50% ऑफ प्रॉपर्टी छोटे वाले बेटे को दिया, तो बड़ा वाला बेटा अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, उस पर कोई बिल्डिंग बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसको दूसरे वाले ओनर की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो सेम चीज बोली है, ना ही वो एजेंट है, ना ही उसको कंसेंट लेने की जरूरत है, ना ही यहाँ पे नेसेसरली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, कुछ नहीं होता है जैसा पार्टनरशिप में है। सो पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है सारे टॉपिक पे। मैंने फास्ट वे में हर चीज को रिवाइज करने का ट्राई किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। मैं आ जाऊंगी यूनिट नंबर 2 के साथ, उसको भी एकदम सुपर फास्ट वे में रिवाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। लाइक यूनिट नंबर 1 से इतने क्वेश्चन नहीं आते, जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने तुमको उतना नॉलेज दे दिया, लेकिन यूनिट नंबर 2 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, लेकिन हाँ एकदम इफेक्टिवली कम से कम टाइम में उसको भी रिवाइज करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 100% दो, और तुम्हारी ना लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई अभी होनी चाहिए। तो 8 से 9 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करो, क्योंकि बेटा हार्डवर्क को ना कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क के बिना ऊपर वाला भी सक्सेस नहीं देता, तो हार्डवर्क करो, आप जरूर पास हो जाओगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।